नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं बड़ा हैरान था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को नाराज कर आखिर भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल इन तारीखों पे क्यों लाना चाहती है, शुरुआत में ही अप्रैल के क्यों लाना चाहती है। और चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश को कौन सी डील के तहत उसने मैनेज किया होगा। अभय दुबे जी ने बता दिया कि अमेरिका ने इसी दिन भारत की बैंड बजा दी है। किसी अखबार में, किसी चैनल में खबर नहीं है। मेरी और आपकी जिंदगी पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। गुपचुप जो मीटिंग हुई है उससे भारत की खेती किसानी प्रभावित होने वाली है। ये प्रभावित हो जाए, इसकी चर्चा हो जाए तो सरकार को पसीने आ जाएंगे। सरकार के पास सबसे प्रिय विषय है कि देश में हिंदू मुसलमान करा दो। वक्फ बिल के बहाने यही कहा और नीतीश कुमार को इसके सबसे बड़े नुकसान आने वाले हैं सामने उनके। बिहार में ये संकेत मिलने भी लगे। अभय दुबे जी से बहुत शानदार बातचीत की है। मैंने उनसे पूछा है कि ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम ने एक ट्वीट किया है कि मनोज सिन्हा से उन्होंने मुलाकात करी। मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश के संभावित मुख्यमंत्री बताए जाते हैं। वो पहले भी 2017 में भी मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन हेलीकॉप्टर से योगी आदित्यनाथ रेवेन का चश्मा लगा के आया और मुख्यमंत्री बन गए। इसका मतलब क्या, उत्तर प्रदेश में भी कोई ऑपरेशन शुरू होने वाला है? ब्रजेश पाठक के इस ट्वीट का मतलब क्या है? तमाम बातें हैं, बहुत बढ़िया। अभय दुबे जी के पास ले चलता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। आज की बातचीत में आपको बहुत मजा आने वाला है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। वक्फ बिल पे किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, इस पर पूरे देश की अलग अलग लोगों का मत है, अलग अलग चर्चाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी का समर्थकों का मानना है कि उनको तो फायदा हो गया। उन्होंने मैसेज दे दिया कि देखो, हमने मुसलमानों के लिए एक एक कदम और आगे बढ़ के उनकी ऐसी तैसी कर दी, अब्दुल की चूड़ियां टाइट कर दी। वो यही मैसेज देना चाहते हैं। वो विकास की तो बात करेंगे नहीं। वो ये बात तो करेंगे नहीं कि ट्रम्प चचा ने हमारी कैसी बैंड बजा दी, इतना इस पर टैक्स लगा दिया। वो ये बात तो करेंगे नहीं कि बेरोजगारी दर क्या है, किसान मर रहे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार की हालत क्या है। उनको हर बार एक मुसलमानों को टाइट कर दिया, ये मैसेज देना है देश को। वो देश दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये नीतीश और चंद्रबाबू नायडू अब लाख सफाई दें कि हमने अपना संशोधन पास करा दिया, हमने अपनी बात कर ली। क्या मुसलमान अब मानेंगे? क्योंकि ये एक ऐसा विधेयक था जो मुसलमानों के संग सीधा जुड़ा हुआ था। कई कई टीके एक एक करके बात कर लेते हैं। संजय सिंह ने, संजय राउत ने, सबने कहा कि भाई मेरी जमीन, आप कौन होते हैं? कपिल सिब्बल ने भी कहा। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि दो बातें, कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे तीखी बहस करी और इसका क्या फायदा हुआ भाजपा को, या चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार ने अपनी एक बहुत बड़ी जमीन खो दी। अभय जी। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान और जयंत चौधरी, मैं इन दोनों नेताओं को भी जोड़ लेता हूं उसमें, इन चारों ने काफी सोच समझ के ये फैसला किया। तराजू के एक पलड़े पर उन्होंने मुसलमानों का समर्थन रखा और तराजू के दूसरे पलड़े पर उन्होंने केंद्र सरकार में भागीदारी रखी। और फिर उन्होंने देखा कि फायदा नुकसान किसमें है। तो उन्होंने पाया कि तराजू का मुसलमानों के समर्थन वाला पलड़ा थोड़ा झुकता है, यानी नुकसान हो सकता है वहां। लेकिन उन्होंने पाया कि अगर केंद्र सरकार का समर्थन चला गया तो राज्यों में सरकार चलाना भी मुश्किल हो जाएगा और केंद्र सरकार का समर्थन, केंद्र सरकार में का जो भोग कर रहे हैं सत्ता का, वो तो जाएगा ही जाएगा। इसलिए उन्होंने ये जोखिम उठाया है कि अगर मुसलमान वोटों में थोड़ी बहुत उनकी गिरावट भी आती है, कुछ प्रबंधन करना पड़ेगा तो देख लेंगे उसको। अच्छा, इसका तुरंत, चूंकि बिहार में चुनाव नजदीक है, इसलिए जनता दल यूनाइटेड में फौरन असर दिखाई देने लगा। जनता दल यूनाइटेड के मुसलमान नेताओं ने खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है नीतीश कुमार के, उनके बयान आने लगे। वो साफ कह रहे हैं कि इस पे दोबारा जांच, इसको ठीक से जांच नहीं की गई है, मुसलमानों का हित नहीं किया गया, वगैरह वगैरह, ये सब बातें वहां से बोली जाने लगी। बिहार में 54 सीटें ऐसी हैं जिन पे मुसलमानों का प्रभाव है। बिहार की 18% आबादी मुसलमानों की आबादी है। 54 सीटों के ऊपर मुसलमान मतदाताओं का प्रभाव है। आंध्र प्रदेश में 45 से 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान मतदाताओं का बहुत प्रभाव है। चंद्रबाबू नायडू की मान्यता ये होगी कि भाई हमारा चुनाव तो अभी बहुत दूर है, हमारा चुनाव तो 2029 में होगा, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी।
तब तक हम कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे, कुछ ना कुछ प्रबंधन कर लेंगे। जो अभी छवि का ह्रास हुआ है मुसलमानों के बीच में, तब तक देखा जाएगा, कुछ और दे देंगे और हम साथ में ये दिखाएंगे कि उनकी जो भी संपत्तियां वक्फ में दर्ज हैं और वक्फ में हैं, उनको हम किसी तरीके से उस संपत्तियों को छीनने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। इस प्रकार के दावे उन्होंने पहले भी किए हैं, करके करेंगे। ज्यादा बड़ी समस्या जनता दल यूनाइटेड के सामने है। फिर उसके बाद में समस्या जैन चौधरी के सामने काफी है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुसलमान जो गठजोड़ है वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अभी 2027 में इनको चुनाव का सामना करना पड़ेगा विधानसभा का, उसके 2 साल बाद फिर लोकसभा में चुनाव का सामना करना पड़ेगा। तो जैन चौधरी के लिए भी मामला जो है वो संकटपूर्ण है। चिराग पासवान के लिए भी मामला संकटपूर्ण है। जितना चंद्रबाबू नायडू के लिए नहीं है, उससे ज्यादा संकटपूर्ण इन लोगों के लिए मामला है। लेकिन इन लोगों ने सोच समझ के, जानबूझ के ये फैसला किया है कि अगर मुसलमान वोटों का हमें कुछ नुकसान होता है तो हम उस नुकसान को झेलेंगे, लेकिन अभी हम केंद्र सरकार के साथ रहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो इन लोगों की राजनीति का पूरी तरीके से भाजपाकरण हो गया है। ये बीजेपी पर निर्भर पार्टियां हैं। देखा जाए तो बीजेपी इन पर निर्भर नहीं है, जैसा कि हम लोग समझते थे कि बीजेपी इन पर निर्भर है। इन्होंने अपने आचरण से ही दिखाया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के मोहताज हैं, भारतीय जनता पार्टी इनकी मोहताज नहीं है। ये स्थिति है। चंद्रबाबू नायडू की भी यही स्थिति बन गई है, नीतीश कुमार की भी यही स्थिति बन गई है, जैन चौधरी और चिराग पासवान की भी यही स्थिति बन गई है। कम से कम वक्फ बिल ने ये तो साबित कर दिया है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के हाथ के प्यादे हैं। भाजपा जैसे चाहती है इन प्यादों को आगे या पीछे बढ़ाती है। लेकिन ये क्या सोचा नहीं था नीतीश ने कि बिहार में मुसलमानों का एक बड़ा तबका नीतीश को सपोर्ट करता रहा है, नीतीश के साथ आता रहा है। अब आपने एक झटके में सारे मुस्लिम वोट तेजस्वी की झोली में डाल दिए। ये साबित हो गया कि आप कितने भी गुणा भाग करो, आप मुसलमानों के खिलाफ। काफी फायदा है इसमें। देखिए, उधर तेजस्वी को बहुत फायदा है, उधर अखिलेश को बहुत फायदा है। इसका मतलब है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब मुसलमान यादव गठजोड़ तैयार होगा, मुसलमान जाट गठजोड़ की बजाय, बहुत बड़े पैमाने पर। और अगर कांग्रेस के गठजोड़ के कारण जाटव वोट इधर गए, इंडिया गठबंधन की तरफ गए, तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटव अच्छी खासी संख्या में है। दलित, जाटव, यादव और मुसलमान, इनका जबरदस्त गठजोड़ जो है अपनी दावेदारी दिखाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे तो तेजस्वी को बहुत लाभ है। जो थोड़ा बहुत वोट नीतीश की तरफ जाता था, उसका अच्छा खासा हिस्सा नीतीश का साथ छोड़कर अब महागठबंधन में जाएगा। तो ये नुकसान तो हो गया है महागठबंधन को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा था, उस आइडियोलॉजिकल एजेंडे की गोटी लाल करने के लिए इन लोगों ने अपने मुसलमान समर्थन की बलि दे दी है। अच्छा, मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा वक्फ बोर्ड का बिल था जिसके लिए बीजेपी इतनी परेशान थी? कहाँ तो 32 लाख मुसलमानों को तुमने अभी कुछ दिन पहले ही ईदी भिजवाई है प्रधानमंत्री जी ने, और कहाँ आप मुसलमानों के दिल को जो दुख पहुंचा रहा है उस वक्फ बोर्ड को बिल को लेकर चले आए। ये ऐसी कौन सी हड़बड़ी थी, ऐसी कौन सी परेशानी थी? वैसे आमतौर पे वक्फ की चर्चा नहीं होती संस्था के तौर पे, लेकिन मुस्लिम पॉलिटिक्स में वक्फ का बहुत महत्व है। अगर आप मुसलमान पॉलिटिक्स का इतिहास देखें तो जितने भी बड़े बड़े मुसलमान नेता रहे हैं, उनकी राजनीति वक्फ से शुरू हुई है और वक्फ के सवाल पे ही उनकी राजनीति का खात्मा भी हुआ है। वक्फ बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इतनी महत्वपूर्ण चीज है वक्फ के सारे देश में तीसरे नंबर की ऐसी संस्था है जिसके पास फौज और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन और सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं। तो वक्फ बहुत बड़ी चीज है और इस वक्फ का इस्तेमाल मुस्लिम समाज का जो इलीट है, मुस्लिम समाज का जो ऊपरी हिस्सा है, वो काफी करता रहा है। इसमें एक ऐसा क्लॉज होता है, एक ऐसा अनुच्छेद होता है जिसमें मुस्लिम समाज का एलीट, पुराने राजे नवाब जो थे, वो तालुकेदार वगैरह थे, वो अपनी जमीन, अपनी जायदाद को अपने ही औलाद के लिए वक्फ करते थे। यानी जैसे कि नवाब पटौदी की तमाम जमीन जायदाद जो अरबों रुपए की है, वो वक्फ में है। मतलब जो है, अब उनका क्लेम ये है कि हमने अपनी औलाद के लिए इसको वक्फ किया था, ये सारे वक्फ के लिए नहीं है। तो इस प्रकार के बहुत सारे विवाद इस मसले से जुड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये सोचती थी कि 2013 में जब कांग्रेस सरकार वक्फ कानून लेके आई थी, तो भाजपा ने उसको 100% उस वक्फ कानून का समर्थन कर दिया था।
तो ये भाजपा ये मानती थी कि हमारे ऊपर ये दाग है और इसलिए इसको दाग को धोना जरूरी है। इसलिए भाजपा ने इसको आइडियोलॉजिकल एजेंडे के तौर पे लिया और अपने ही दिए हुए, अपने ही नेताओं के दिए हुए बयान और अपने घोषणा पत्र में जो उन्होंने लिख रखा है उसको भी काटते हुए ये लोग ये कानून यहां पर लाए। इससे ना एक और फायदा हुआ कि ये कानून इस तरह से इस खास तारीख को लाए, ये मतलब ये कानून कल और आज में 2 और 3 तारीख को कानून लाया गया, ठीक उस वक्त लाया गया कानून जब ट्रंप को भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने थे। तो क्या हुआ कि संसद में, संसद के बाहर, मीडिया में इस बात की कोई चर्चा नहीं हुई। देखिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 26% का टैरिफ लगा दिया, जिसको वो रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ का क्या मतलब हुआ, यानी हम पे जितना लगाया गया है हमने उतना ही लगा दिया, जबकि ये झूठ बात है। वो मोदी जी के इस मामले में चाचा है ट्रंप। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं, ट्रंप उससे ज्यादा झूठ बोलते हैं। मोदी जी झूठा नैरेटिव बनाने में माहिर हैं। ट्रंप ने कहा देखिए हम तुम्हें बताते हैं झूठा नैरेटिव कैसे क्या होता है। स्थिति यह है कि भारत ने अमेरिकी माल के ऊपर जो टैरिफ लगा रखा है वो एवरेज 17% है, 17% है टैरिफ। तो अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना था तो अमेरिका को भी 17% टैरिफ लगाना चाहिए था। अमेरिका ने उससे 9% ज्यादा टैरिफ लगाया है और अमेरिका कह रहा है कि ये हमारा रेसिप्रोकल टैरिफ है और मोदी जी की सरकार उसका खंडन नहीं कर रही। आप जानते हैं कि वाणिज्य मंत्रालय में इस वक्त एक कंट्रोल रूम बना हुआ है। इस कंट्रोल रूम की कहीं कहीं चर्चा भी हुई है, लेकिन ज्यादा चर्चा नहीं हुई, वक्त सारी जगह घेर ली। वाणिज्य मंत्रालय में एक कंट्रोल रूम बना हुआ है जहां पर वाणिज्य मंत्रालय के और अर्थ मंत्रालय के सारे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, अफसरशाही पूरी बैठी हुई है। ट्रंप के कल रात भर वो लोग इंतजार करते रहे कि कल ट्रंप की क्या घोषणा होती है। रात भर जगते रहे लोग। फिर जब 26% टैरिफ की घोषणा हुई तब फिर जोड़ बाकी गुड़ा भाग करना शुरू किया और वहां से कोई खबर नहीं आ रही है। सारी खबरों को इन लोगों ने गुप्त रखा हुआ है। अब ये गोपनीयता की वजह क्या है अगर आप पूछेंगे तो मैं ये भी बताऊंगा। हाँ बताइए ना, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है हमारे आपके। देखिए ये जो पूरा टैरिफ का खेल है, ये टैरिफ का खेल अभी तो अप्रैल का पहला हफ्ता चल रहा है। ये टैरिफ का खेल तो मार्च के आखिरी हफ्ते में हो गया था। ये टैरिफ का खेल हुआ है 25 तारीख से 29 मार्च के बीच में। ये कैसे हुआ? 25 तारीख को अमेरिकी वाणिज्य विभाग का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया जिसके नेता थे ब्रेंडन लिंच। तो उन्होंने आके तय किया कि हम भारत के तमाम किसानों को और भारत के तमाम मैन्युफैक्चरर्स को बाजार में लिंच कर देंगे। लिंच का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? जब भीड़ किसी को बेभाव पीटती है और पीटते पीटते मार डालती है तो वो कहते हैं उसको लिंच कर दिया गया, वो लिंचिंग मॉब थी, यही तो बोलते हैं। तो ब्रेंडन लिंच साहब आए तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भारत के हर किसान को लिंच कर देंगे, किसानों का माल लिंच कर दिया जाएगा इंडिया के मार्केट में और तमाम मैन्युफैक्चरर्स का माल भी लिंच कर दिया जाएगा इंडिया के मार्केट में। क्यों? हम टैरिफ के मार की जरिए उसको लिंच कर देंगे। और उन्होंने भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अफसरों को और अर्थ मंत्रालय के अफसरों को बहुत आंखें दिखाई, धमकी भरे अंदाज में सारी बातचीत की और यह दबाव डाला कि जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है दोनों के बीच में, जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता होने वाला है, इस द्विपक्षीय व्यापार समझौते में भारत के कृषि क्षेत्र को भी शामिल किया जाए। जबकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास है कि कभी भी बीटीए में, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में, कृषि क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन ट्रंप की ये जिद है, जिस जिद को लेकर ब्रेंडन लिंच आए थे, उनकी जिद है कि अमेरिका का सोयाबीन खरीदना पड़ेगा, अमेरिका की कपास खरीदनी पड़ेगी, वाशिंगटन के सेब खरीदने पड़ेंगे, कैलिफोर्निया के आलमंड्स और पिस्टियाचोस, बादाम और पिस्ते खरीदने पड़ेंगे और अमेरिकी नाशपातियां खरीदनी पड़ेंगी। ये वो बिल्कुल दबाव डालने के लिए आए थे और अभी तक भारत सरकार उनसे साफ तौर पर मना नहीं कर पाई है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। भारत सरकार ने ब्रेंडन लिंच के सामने जो जो बातें रखी, उन्होंने हमें हर बात पे वो नो 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 करते रहे और नो एक भी बात इनकी नहीं मानी और वो ये सब कर करके 29 तारीख को उन्होंने रवानगी डाल ली और उसके 4 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने
26% टैरिफ ठोक दिया। तो ये स्थिति है। भारत सरकार पूरी तरीके से दबी हुई है, उनके सामने मुंह नहीं खोल सकते, कुछ नहीं कर सकते, चुप रहते हैं, बयान नहीं जारी करते हैं। ब्रेंडन लिंच की टीम आई, इतने दिन बातचीत होती रही, एक खबर नहीं लीक होने दी। कभी आपने पढ़ी कई खबर? ये मुझे भी आज पता चली ये खबर। ये वो भी कैसे, जब अखबार में एक छोटी सी खबर थी कि एक वहां पे कंट्रोल रूम बनाया गया है या वार रूम बनाया गया है, उसमें उसी के नीचे एक खबर थी छोटी सी कि एक ब्रेंडन लिंच की लीडरशिप में एक टीम आई थी, उसने इतने दिनों तक ट्रैफिक टैरिफ से इनके बारे में बातचीत की, और साथ में ये भी है कि भारत ने जो कुछ भी कहा उस पर उन्होंने खामी नहीं भरी। तो ये इस तरीके से पूरा काम टैरिफ का, ये पोशीदा तरीके से, खुफिया तरीके से ये सारा का सारा काम टैरिफ का चला रहे हैं। क्योंकि इसकी खबर अगर लीक होकर जाएगी तो बड़ी भद्द होगी, पूरे बाजार पे इसका असर पड़ता है, अर्थव्यवस्था में तूफान आ जाता है। आपको ध्यान होगा कल स्टॉक मार्केट कितना जबरदस्त गिरा था। फरवरी के बाद में सबसे ज्यादा गिरावट कल हुई थी स्टॉक में, वो इसी वजह से हुई थी। तो आपका कहना यह है कि अमेरिका ने जो माई फ्रेंड ट्रम्प, तो प्रधानमंत्री नारा लगाते थे, अब की बार ट्रम्प सरकार, उस ट्रम्प जी ने, ट्रम्प चचा ने हमारे प्रधानमंत्री की बैंड बजा दी। और आपका मानना यह है कि जो बैंड बजी वो जनता तक ना पहुंचे, इसीलिए उसी टाइम वो वक्फ का बिल ले आए और दिन भर गोदी मीडिया उस पर ये साबित करने में लगा कि साहब वक्फ बिल जो है मुसलमानों का बड़ा हितैषी है। ये कुछ गोदी मीडिया की भाषा वैसी थी। जब मुझे बड़ा मजा आता है देखकर, जब प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर आए तो गोदी मीडिया ने कहा ये एक तुर्क का इक्का है। मोदी जी ने देश के किसानों की तकदीर बदल दी, तस्वीर बदल दी। अब ये जो 3 बिल आए ये पूरे किसानों की खेती में, उनके जीवन में क्रांति ला जाएंगे। खैर बहुत लंबा समय तक आंदोलन हुआ, 700-800 किसान मर गए। चुनाव के टाइम में के बाद में देखकर कि हमारी बैंड बच जाएगी, प्रधानमंत्री जी ने कहा वो वापस ले लियो, कहा कि मेरी तपस्या में कमी रह गई थी। उसी मोदी मीडिया ने कहा कि ये बिल वापस लेकर फिर मोदी जी ने तुर्क का इक्का चला है। तो मतलब अगर वो बिल ले आए तो वो तुर्क का इक्का है, वो बिल वापस ले लें तो वो तुर्क का इक्का, यानी मोदी जी जो भी कहेंगे वो तुर्क का इक्का होगा। तो आपको कहना है कि वक्फ बिल जो लाए वो केवल इसलिए लाए क्योंकि अमेरिका के जो चचा ट्रंप ने जो बैंड बजाई है वो छुपी रहे, वो दबी रहे, आम आदमी समझ ना पाए और हमारी मोदी मीडिया इसकी कोई चर्चा करेगी नहीं। क्या यही खेल है, यही रणनीति है? नहीं, आप पूरी जो राजनीति है उसके काफी नजदीक पहुंच गए हैं। मैं इसमें इतना और जोड़े देता हूं इसमें कि ये जो पूरा प्रपंच रचा गया है खासतौर से इस टैरिफ को छिपाने का, इसकी जब पूरी असलियत सामने आएगी तो हम सब लोगों के होश उड़ जाएंगे। मेरा मानना यह है कि इस वक्त दवा उद्योग पर टैरिफ लग चुका है, कपड़ा पर टैरिफ लग चुका है, स्टील पर टैरिफ लग चुका है, अल्युमिनियम पर टैरिफ लग चुका है, कारों के ऊपर टैरिफ लग चुका है, सबके ऊपर टैरिफ लग चुका है। और टैरिफ भारत जितना लगाता है उससे 7-8% ज्यादा टैरिफ, 9% ज्यादा टैरिफ लगा है। कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था ट्रंप ने टैरिफ के जो मिसाइल दागे हैं उससे 300 से 500 अरब डॉलर का नुकसान शुरू हो गया है। आप सोचिए 300 से 500 अरब डॉलर के बीच का नुकसान अगर सारी जोड़े जाएं, मतलब मोटे तौर पे ये बैठेगा, हो सकता 450 अरब डॉलर हो, इस प्रकार का नुकसान शुरू हो गया। अच्छा, आप जो सरकारी अर्थशास्त्री हैं वो ये बताने में लगे हुए हैं कि धीरे धीरे चलकर वो 15, 16, 17% टैरिफ पे ट्रंप आ जाएंगे, यानी घट के 26% घट के आ जाएगा। यानी आज जो भारत का औसत टैरिफ है वो अमेरिका वो टैरिफ लगा देगा। अच्छा, अब इसमें एक तरफ तो जो वक्फ पे बहस हो रही है इससे छिपाया गया, दूसरी तरफ एक दूसरा हेडलाइन मैनेजमेंट चल रहा है उसी टाइप का, ये मास्टर स्ट्रोक वाला एक दूसरा हेडलाइन मैनेजमेंट चल रहा है। वो हेडलाइन मैनेजमेंट क्या है कि ट्रंप ने मोदी की कितनी तारीफ की। ट्रंप ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी जी हमारे दोस्त हैं, उनके ऊपर टैरिफ, उनके बारे में निर्णय लेना मेरे लिए काफी मुश्किल था, लेकिन टैरिफ लगाना मुझे बहुत जरूरी है। तो वही सी बात को मोदी जी हमारे दोस्त हैं, ये करके उनके लिए टैरिफ, उनके खिलाफ टैरिफ लगाना कितना मुश्किल था, इसी को लेकर मोदी मीडिया ले उड़ा है और बार बार इसी बात पर फोकस देके पूरी बात दिखाई जा रही है। इस बात को छिपाया जा रहा है कि कितने 100 अरब डॉलर, सैकड़ों अरब डॉलर का भारतीय अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो रहा है
उसको लगातार छिपाया जा रहा है। तो इस तरह करके आप हेडलाइन मैनेजमेंट कुछ दिनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक तो ये चलेगा नहीं मामला, क्योंकि अर्थव्यवस्था पे जो असर आएगा उससे तो भयंकर रूप से आपकी अर्थव्यवस्था में और भी मंदी आएगी। आपकी जो एक्सपोर्ट से आमदनी हो रही थी वो आमदनी भी गिरेगी, उससे भारत में रोजगार की समस्या और बढ़ेगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी। और ये बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगा, ये 6 महीने के अंदर अंदर इसके बड़े बड़े दुष्परिणाम सामने आने लगेंगे। अच्छा, पार्लियामेंट में जो बहस हुई उसमें कई सारी रोचक चीजें भी सामने आई। अखिलेश यादव ने कहा कि यहाँ पे बहस कर रहे हैं, बड़ी वाली पार्टी है जो बहुत बड़ा दावा करती है, अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रही है। मतलब वो जानबूझकर उन्होंने उस जगह पे पॉइंट किया जो बीजेपी की दुखती हुई नस है, कि भाई उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में कितनी परेशानी आ रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो चुन नहीं पा रहे हैं और तमाम मुखालफत हो रही है, तमाम जगह इसकी बातें हो रही हैं। लेकिन अभय जी, एक आज की सबसे बड़ी घटना जो मैं मानता हूं कि आज दिन भर की वक्फ बोर्ड की से ज्यादा बड़ी घटना है, जिस पे कोई चर्चा नहीं हो रही, जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैंने अपने कल के वीडियो में कहा था कि मुझे एक मिनिस्टर का फोन आया कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बड़ा हंगामा होने जा रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि मनोज सिन्हा पहुंच गए हैं, कोई बड़ी बात होगी। उसके बाद आज सुबह हमने वो वीडियो लगाया है कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट ने मुझसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में कुछ हो गया क्या, मनोज सिन्हा की एंट्री। लेकिन ये सारी बातें जब चर्चा का विषय होती, ठीक है, ये गॉसिप है, ये कहानियां हैं, ये चर्चा है जो बलिया से लखनऊ तक, लखनऊ से नोएडा तक, नोएडा से दिल्ली तक चलती रहती है, पॉलिटिकल गलियारे में चलती है, ब्यूरोक्रेटिक गलियारे में चलती है। लेकिन एक बड़ी घटना ये हुई कि जब मनोज सिन्हा की ऐसी नाम चल रही है, और आप तो जानते हैं मनोज सिन्हा को पिछली बार भी 2017 में वो तो आ गए थे, उनसे कहा गया था जाइए आपको शपथ लेनी है, वो चले गए थे, काशी विश्वनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना करी थी। लेकिन जो घटनाक्रम बदला, अमित शाह ने कहा नहीं, योगी आदित्यनाथ और हेलीकॉप्टर से रेवेन का चश्मा लगाए हुए योगी आदित्यनाथ एंट्री कर गए। लेकिन बड़ी बात यह है, इन सारी कवायद के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो अमित शाह के राइट हैंड माने जाते हैं, और कल परसों में अमित शाह ने जो बागी विधायक थे समाजवादी पार्टी के राकेश सिंह, अभय सिंह, उन्होंने एक दागी बिल्डर है संजय सेठ तो राज्यसभा का सदस्य बन गया, जिसमें लखनऊ की तमाम जमीन कब्जाने के आरोप लगते रहते हैं, उनके संग अमित शाह से मुलाकात करी। और आज ब्रजेश पाठक ने एक ट्वीट किया है, उसमें ट्वीट में वो मनोज सिन्हा के साथ बैठे हुए तो लिखा है कि दिल्ली में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। ऐसे माहौल में जब योगी आदित्यनाथ को हटाने की चर्चा चल रही है, मनोज सिन्हा को लाने की चर्चा चल रही है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कोई ऐसे तो नहीं है कि वो गए होंगे नेताजी से मिलने के लिए, भावुकता में उन्होंने ट्वीट कर दिया होगा। मनोज सिन्हा के संग फोटो ट्वीट करने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। आपको क्या लगता है, ये पॉलिटिकल ट्वीट इसके बाद वक्त में हमने झंडे गाड़ दिए, मोदी जी मोहन भागवत से मुलाकात कराए, मनोज सिन्हा से मुलाकात की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने, फोटो ट्वीट किया, इसका मतलब अब ऑपरेशन योगी उत्तर प्रदेश में शुरू हो सकता है? देखिए, इसमें जो टाइमिंग, राजनीति का एसेंस जो है, राजनीति का सार तत्व तो टाइमिंग में माना जाता है, और ये जो टाइम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे वो ब्रजेश पाठक हों, उन दोनों के बारे में हम जानते हैं कि उनके और योगी जी के बीच में कोई प्रेम का बंधन नहीं है। वो दिन रात अपने समर्थकों से ये लोग कहते रहते हैं कि योगी जी हटाए जाने वाले हैं, जरूर हटाए जाएंगे, बिल्कुल हर कीमत पर हटाए जाएंगे, बस वक्त की बात है, थोड़ी देर लग रही है जरूर, इसकी उन्हें निराशा भी व्यक्त करते हैं, लेकिन इनको हटाया जाना है। तो जितने भी लोग योगी आदित्यनाथ के विरोधी हैं, वो जब एक जगह जमा हो रहे हैं, अब जो मनोज सिन्हा है वो तो योगी आदित्यनाथ के समर्थक नहीं है, सब लोग जानते हैं उनको। अगर वो तो मुख्यमंत्री बनते बनते बचे, अगर योगी आदित्यनाथ नहीं होते तो वही मुख्यमंत्री होते उत्तर प्रदेश के। तो उनका होना और फिर ब्रजेश पाठक का उनसे मिलना, ये सारी परिस्थिति बताती है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो लॉबी है, इस लॉबी की पीठ पर अमित शाह का हाथ है, वो लॉबी पूरी तरह से सक्रिय है, चैतन्य है, लगातार योजनाएं बना रही है, क्योंकि वो वक्त पड़ते कभी भी ऐसा वक्त आ सकता है जब उसे एक मजबूत हस्तक्षेप करने का मौका मिले। तो ऐसे में अगर
जो मुख्यमंत्री बन सकता था और नहीं बना, वो आया हुआ है अगर उत्तर प्रदेश में, तो उसके साथ उन लोगों की बातचीत होनी जरूरी है जो कि इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को लगातार हटाए जाने का हटवाए जाने की कोशिश करते रहते हैं, उसका स्वप्न देखते रहते हैं। ये इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या आपको लग रहा है कि ज्यादा महत्व रहेगा, ज्यादा चर्चा रहेंगी? और भाई अभी तो देखिए, अभी एक दिन पहले की बात है, हमें याद आ रही है आपकी बात से। लेकिन अभय जी, मनोज सिन्हा यूपी नहीं आए, नई दिल्ली में ब्रजेश पाठक ने उनसे मुलाकात करी, यानी नई दिल्ली में मनोज सिन्हा से मुलाकात करते रहे होंगे, लेकिन वो फोटो आज कि नई दिल्ली में मनोज सिन्हा से मुलाकात की, ब्रजेश पाठक का ये फोटो ट्वीट करना कुछ तो मतलब रखता है। निश्चित रूप से मतलब रखता है, निश्चित। देखिए अभी इसमें इन चीजों को जोड़ना चाहिए। अभी एक दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ से एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि आपके आला कमान के साथ में मतभेद है, पीटीआई ने पूछा था। हाँ मतभेद है। तो योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि मेरे कोई मतभेद नहीं है, मतभेद अगर होते तो मैं यहाँ कुर्सी पे, मुख्यमंत्री कुर्सी पे क्यों बैठा होता, मुझे अभी तक मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा दिया जाता। ये वो बात कर रहे हैं। अभी मार्च के महीने में एक हफ्ते पहले गाजियाबाद में एक बैठक हुई जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में बैठक हुई। उसमें योगी आदित्यनाथ, इस बैठक को गोपनीय रखा गया, इसमें योगी आदित्यनाथ ने भी भाग लिया। ये मुख्य तौर पर ब्रज क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर लोक विधानसभा के चुनाव के लिए क्या इंतजाम किया जाए और किस तरह भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में एक पुल बने, मतलब एक समन्वय हो, इसकी सबकी बातचीत हुई। इसमें योगी आदित्यनाथ को भी बुलाया गया था। मुझे नहीं पता कि उप मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था, क्योंकि ये बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहलकदमी पे बुलाई गई थी, इसलिए जाहिर है कि इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाया गया होगा। योगी आदित्यनाथ इसीलिए इस बैठक में बुलाए गए क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहलकदमी पर यह बैठक हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में जो राजनीति चल रही है, वो राजनीति का पूरा किरदार जो है वो गुटबाजी का है और शीत युद्ध का किरदार है। पूरी तरह उसी तरह की राजनीति चल रही है। और इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक पक्ष है, बजाय इसके कि गुटबाजी को खत्म करके वो पार्टी में एकता बनाए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर प्रदेश में एक पक्ष बन गया। मजे की बात यह है कि मनोज सिन्हा ने एक संजय शेरपुरिया नाम के व्यक्ति से 25 लाख रुपए का लोन लिया, कर्ज लिया। बाकायदा चुनावी हलफनामे में उन्होंने जिक्र किया कि मैंने संजय शेरपुरिया से 25 लाख रुपए का कर्जा लिया। 25 लाख रुपए का कर्जा, भाई आप और मैं मांगेंगे, कोई आदमी से 5 लाख रुपए तो 1000 बार देखेगा, हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, वापस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। 25 लाख का कर्जा मनोज सिन्हा को दिया संजय शेरपुरिया ने। और योगी जी की जो सबसे प्रिय टीम है एसटीएफ, अमिताभेश्वरी एसटीएफ, उस एसटीएफ ने संजय शेरपुरिया को सबसे बड़ा ठग बताते हुए जेल भेज दिया। यानी मनोज सिन्हा ने जिससे कर्जा लिया, योगी सरकार की एसटीएफ ने संजय शेरपुरिया को जेल भेज दिया कि सबसे बड़ा ठग है। अब मुझे बताइए कि मैं और आप एक ठग से पैसे ले लेते उधार और ठग गिरफ्तार हो जाते, बड़ी बड़ी कहानियां आती है, तो बड़ा भारी ठग है, इसके यहाँ से रिश्ते वहां से रिश्ते, तो पुलिस हमें और आपको उठा के 4 डंडे मार के बंद करती। तुम बताओ तुम्हारे ठग से रिश्ते क्या है? ठीक है, मनोज सिन्हा से आज तक पूछताछ नहीं हुई कि तुमने 25 लाख रुपए, भैया अगर वो ठग है तो उस ठग ने तुम्हें दिए क्यों? अरे भैया वो संवैधानिक पद पे है, आप कैसी बात कर रहे हैं संजय जी? वो संवैधानिक पद पे है, वो कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। अब मुझे बताइए, अब वो मुख्यमंत्री बन गए, कश्मीर के वास्तविक प्रशासक हैं, वो प्रशासक बन गए मुख्यमंत्री, वो एसटीएफ को बुला के पूछेंगे जिससे मैंने लोन लिया था तुमने उसे बंद कर दिया भाई। खैर बड़ा मजा आएगा आने वाले दिनों में राजनीति। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया, थैंक यू सर। सीधे अभय दुबे, और आज राजनीति के विस्तार से एक एक परत उन्होंने खोली है। मुझे आपके प्यार भरे कमेंट का इंतजार रहेगा, जरूर बताइएगा बातचीत कैसी लगी। शुक्रिया, थैंक यू।